हेलो बच्चों, हमारा प्रश्न दिया हुआ है प्रोटॉनों की प्राथमिक तथा द्वितीयक संरचनाओं का स्पष्ट कीजिए। प्रोटीन की अल्फा हेलिक्स तथा बीटा प्लेटेड शीट संरचना में क्या अंतर है। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो मुख्य अवधारणा में हमें समझना होगा प्रोटीन की संरचना के बारे में। ठीक है, प्रोटीन की संरचना। ठीक है, तो अगर हम बात करें प्राथमिक प्रोटीन की, तो प्राथमिक प्रोटीन को 1 डिग्री प्रोटीन भी बोलते हैं। ठीक है, प्राथमिक को क्या बोलते हैं? प्राथमिक प्रोटीन। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, 1 डिग्री प्रोटीन। 1 डिग्री प्रोटीन का क्या मतलब हो गया? 1 डिग्री प्रोटीन में जो संरचना होती है वो विशिष्ट क्रम में जुड़ी होती है। इसमें जो पॉलीपेप्टाइड जो होता है, ठीक है, इसमें जो पॉलीपेप्टाइड इकाई होती है, पॉलीपेप्टाइड इकाई समान पॉलीपेप्टाइड इकाई विशिष्ट क्रम में जुड़ते हैं। विशिष्ट क्रम में जुड़ते हैं। ठीक है, विशिष्ट क्रम में जुड़ते हैं मतलब कि ये लीनियर में अगर जुड़ेगा, जैसे कि यहाँ अमीनो एसिड ये जुड़ा हुआ है, ये फिर ए, फिर ये, मतलब कि ये एक लीनियर में जुड़ा हुआ हो। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एमिनो एसिड का जो है, ये सभी एमिनो एसिड है, ये एक लीनियर में अगर जुड़ा हुआ है, ये इस तरह से इस तरह से इस तरह से इस तरह से ये एक लाइन में जुड़ा हुआ हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये हमारा चेन जो हो गया, ये हमारा क्या है? ये हमारा प्राइमरी अमीन, या ऐसा बोल सकते हो प्राइमरी प्रोटीन है। ठीक है, अगर वही बात करें द्वितीयक प्रोटीन की, द्वितीयक प्रोटीन को हम लोग क्या बोलते हैं? 2 डिग्री द्वितीयक प्रोटीन। अब ये 2 डिग्री प्रोटीन भी इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि ये क्या होता है? विशिष्ट क्रम में नहीं जुड़ता है। ठीक है, ये जो लीनियर फॉर्म में है, ठीक है, रेखीय फॉर्म में है, वो रेखीय फॉर्म में नहीं रहता है। ठीक है, ये रेखीय फॉर्म में नहीं होता है। इसके दो संरचनाओं इसमें होते हैं, एक होता है अल्फा हेलिक्स, एक होता है अल्फा हेलिक्स संरचना, और दूसरा होता है बीटा प्लीटेड। ठीक है, इसमें क्या होता है? द्वितीयक अमीन प्रोटीन में दो चीज जुड़े होते हैं, एक CO ग्रुप जुड़ा रहता है और दूसरा हमारा NH ग्रुप जुड़ा होता है। अब इसमें क्या होता है कि CO ग्रुप और NH ग्रुप जुड़ने की वजह से H बंध बनता है, जिसकी वजह से इसकी संरचना जो होती है वो काफी अस्थायी हो जाती है, स्ट्रॉन्ग संरचना होती है। इसमें जो अगर बात करें बीटा अल्फा हेलिक्स की, तो इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है, कुछ इस प्रकार से इसकी संरचना होती है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। और बीटा प्लेटलेट जो होता है वो परत के रूप में होता है, वो परतीय होता है। तो उसकी संरचना अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या होता है? परत दर परत होती है। अगर इसकी एक संरचना को हम लिख के दिखाएं तो ये RCO, चूंकि यहाँ पे CO ग्रुप जुड़ा होता है, NH, फिर ये H हमारा क्या होता है कि यहाँ पर फिर हमारा क्या होता है? ये C, या फिर R, ये C हो गया हमारा, फिर यहाँ पर हमारा O हो गया, फिर यहाँ से NH ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा। उसी तरह अगर दूसरी तरफ देखें तो ये क्या होगा हमारा? HN, ये हमारा CO से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा हमारा क्या होता है? ये N से फिर ये हमारा C जुड़ा हुआ है, एक तरफ में R जुड़ा हुआ है, एक तरफ में H जुड़ा हुआ है। इस तरह से हमारा क्या होता है? C, फिर ये हमारा O हो गया, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बंध बन गया, यहाँ पे हाइड्रोजन बंध बन गया, तो हाइड्रोजन बंध बनता है। यहाँ पर भी जो होता है CH इस तरह से रहता है। सपोज कर लो ये हमारा C हो गया, ये हमारा O हो गया, CO ग्रुप प्रेजेंट है। उसी तरह अगर हम लोग बात करें यहाँ, तो N हो गया हमारा, ये H हो गया, इस दोनों के बीच में हाइड्रोजन बंध बन गया। उसी तरह C है, ये हमारा O है, इस दोनों के बीच में हाइड्रोजन बंध बन जाता है। इस तरह से यहाँ पे हाइड्रोजन बंध बनता है, और इस संरचना को अल्फा हेलिक्स बोलते हैं। और ये जो परतीय फॉर्म में होता है उसको हम लोग बीटा प्लेटेड बोलते हैं। मतलब कि इसमें जो पॉलीपेप्टाइड होते हैं वो सर्पिला आकार आकृति में जुड़े होते हैं। ठीक है, सर्पिलाकार आकृति में। ठीक है, और इसमें जो जुड़ा होता है वो परतीय रूप में जुड़े होते हैं। पॉलीपेप्टाइड जो इकाई होती है परतीय रूप में जुड़े होते हैं। अतः हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें क्या अंतर है और उसकी संरचना कैसी होती है। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।